गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ शुभम सर। मैं आपके सामने आज एक नया चैप्टर की शुरुआत करने वाला हूँ, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्लास 11 का। जैसा हमने वादा किया था आपसे कि क्लास 11 की चीज़ें भी स्टार्ट करेंगे हम। तो पहला हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये क्लास 11 की एनसीईआरटी है, जिसमें हमें क्या करना है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की पहली चैप्टर है, तो यही से हम स्टार्ट करते हैं। तो डाइजेशन में हमें करना क्या है कि इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले हम फूड को खाना खाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, बहुत सारी प्रक्रियाएँ होंगी। तो डाइजेशन के स्टेप भी आएंगे उसमें। तो सबसे पहले हम फूड की डिफिनीसन को देख लेना, फूड है क्या। इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि फूड किसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, फूड किसे कहते हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि फूड एक प्रकार का ऐसा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसमें हम क्या करते हैं कि उनमें बायोमॉलिक्यूल्स में भी आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हमने बताया कि ये एक प्रकार का ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। क्या मॉलिक्यूल है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये कैसा मॉलिक्यूल है आपको पता होना चाहिए, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में भी आएंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, दूसरी बात ये है बेसिक नीड होती है, बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमने क्या कहा कि हम फूड मटेरियल्स को हम किस वे में लेंगे कि एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसमें हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीज़ें आती हैं ना, विटामिन्स वगैरह। और ये क्या करती हैं, बेसिक नीड है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कोई अगर ज़िंदा है तो विदाउट फूड के तो नहीं हो पाएगा ज़िंदा। इसलिए क्या कहा जाता है कि फूड अगर हमें चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो फूड हमें ज़रूर चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि दूसरी बात हमने क्या लिखी है, ये क्या करती है कि फूड गिव्स एनर्जी। ये क्या करती है, ये हमें एनर्जी देती है। ये हमें क्या देती है, एनर्जी देती है। जैसे कि क्लास में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत पढ़ा भी रहे होते हैं, किसी किसी दिन बहुत स्लो पढ़ाते हैं, तो यानी आवाज़ हमारी धीरे आती है, तो बच्चे कहते भी हैं सर आज खाना खा के नहीं आए क्या, अदर चीज़ें। तो यानी एनर्जी अगर हमारे पास आएगी तो वो कहाँ से आएगी, फूड मटेरियल से ही आएंगे। तो तीन चीज़ें हमें याद रखनी है इनमें कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल नहीं होते। फिर ये बेसिक नीड होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और ये फूड हमें क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर कोई भी इंसान या फिर कोई भी अगर जानवर या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपना भोजन स्वयं बना रहा है खुद से, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, अब यही आएगा, ठीक है। अगर न्यूट्रिशन अगर वो स्वयं खुद से भोजन बना रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो उसके बाद हम डिसाइड कर लेते हैं न्यूट्रिशन किसे कहते हैं ना। देखिए ध्यान से, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, ये एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को इंटेक करता है, फिर इंटेक करने के बाद उनका डाइजेशन करता है, और डाइजेशन करने के बाद क्या करता है, उनसे मिलने वाली एनर्जी का यूटिलाइजेशन करता है। तो हमने क्या कहा कि इट इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रकार का प्रोसेस है इन विच, जिनमें हम क्या करते हैं, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, फिर उसके बाद दूसरा हम क्या लिखते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, कॉमा लगा करके, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड के बाद हम क्या करते हैं कि इनसे मिलने वाली एनर्जी का एंड यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ दियर एनर्जी, ठीक है। उनसे मिलने वाली एनर्जी का यूज़ करते हैं। हमें तीन स्टेप याद रखने हैं बेसिकली। पहला हमें ये याद रखना है कि इनटेक ऑफ फूड, दूसरा हमें क्या करना है, डाइजेशन ऑफ फूड, और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी जो एनर्जी मिल रही है हमें फूड से, उनसे एनर्जी को हम क्या कहेंगे, उसी एनर्जी को न्यूट्रिशन कहेंगे। इसका ताल्लुकात न्यूट्रिएंट से ना लेना,
ठीक है। न्यूट्रिएंट क्या है? जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में। हमने क्या कहा? जो प्रोसेस में यूज़ की जाए न्यूट्रिशन, यानी हमने क्या कहा कि न्यूट्रिशन के प्रोसेस में यूज़ की जाने वाली सब्सटेंस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द सब्सटेंस which are used in process of न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस में सब्सटेंस यूज़ की जाती हैं उनको मैं क्या नाम दूंगा? न्यूट्रिएंट नाम दूंगा। न्यूट्रिएंट में हमारे हम क्या क्या खाते हैं खाना में, बताइए आप। कहोगे सर जी बात ये आती है कि न्यूट्रिशन जो होते हैं, न्यूट्रिएंट फूड वगैरह कई प्रकार के होंगे जो हमें एनर्जी देते भी हों। मैक्सिमम एनर्जी वाली ही बात हम करेंगे, और कुछ ऐसी फूड भी होती हैं जिनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम बताएंगे आपको। तो इनमें क्या है कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट और ये फूड बेसिक होता है। अब हमने क्या कहा? फूड ऐसा जो हमें एनर्जी दे। कई सारे ऐसे फूड होते हैं जो हमें एनर्जी नहीं देते, ठीक है। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट हैं, हम नाम बता देंगे आपको, जिनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती। हाँ, बट ये तो है कि एनर्जी जो देते हैं उनमें एंजाइम में या फिर कैटलिस्ट का काम करते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। बहुत सारी रिस्पिरेशन की प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं या फिर बहुत सारे सब्सटेंसेस, केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है उनमें, ठीक है। तो आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, फिर न्यूट्रिशन के टाइप्स में बता दूँ, ठीक है। आप साथ साथ नोट डाउन करते रहिए ये चीज़ें। दूसरा प्रोसेस क्या हम बताना चाह रहे थे कि ऐसी कई सारी चीज़ें हमें बतानी है कि जो एनर्जी दें ना। अब हम क्या करते हैं कि फूड जो होती हैं या न्यूट्रिएंट जो होती हैं वो दो प्रकार की मैं बता दूं आपसे, ठीक है। ऐसे होती हैं जो एनर्जी गिविंग होती हैं, एक होती नॉन एनर्जी गिविंग होती हैं। तो होता क्या है कि एनर्जी गिविंग फूड ना, गिविंग एनर्जी, और कुछ ऐसे होते हैं नॉन गिविंग एनर्जी होती हैं जिनसे खाने पे हमें एनर्जी ना मिलती हो ना। जैसे हमारे पास क्या है कि गिविंग एनर्जी में क्या है कि सबसे पहले आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट आता है। फिर उसके बाद क्या आता है? प्रोटीन आता है। क्या आता है? प्रोटीन आता है। फिर उसके बाद आता है फैट्स आते हैं। क्या आते हैं? फैट आते हैं। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती होगी। और ये क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम मान चलते हैं विटामिन्स। क्या ले लें? विटामिन्स ले लें, मिनरल्स ले लें, ठीक है। इन सब से क्या होता है कि हमें एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलती। हाँ, ये है कि रिस्पिरेशन की प्रक्रियाएं या फिर जो मेटाबॉलिज्म होती है उनमें ये मदद करती हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि एनर्जी के बारे में अगर मैं जानकारी की मैं बात बता दूं तो कार्बोहाइड्रेट क्या कहा जाता है? ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी चीपेस्ट का मतलब क्या समझते हैं आप? सस्ता नहीं। चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है आसानी से मिल जाती है ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और फैट के बारे में ये बोला गया है ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि इनसे ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है। क्या मिलती है? इनसे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। कहोगे सर जी जब ज़्यादा एनर्जी इनसे मिल रही है तो क्यों ना कार्बोहाइड्रेट को ना खाएं, हम फैट को ही खा लें। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है ना, आपके लिए क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि अगर हमें फैट से ही एनर्जी मिल रही है तो क्यों ना हम फैट ही क्यों ना खाएं, कार्बोहाइड्रेट में क्यों खाऊं, प्रोटीन में क्यों ले लूं। जब आपने कह दिया सबसे ज़्यादा एनर्जी इनसे मिलती है, वो भी कितनी एनर्जी मिलती है अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि जब ये हमारे लिए ये क्या है, सस्पेंस बना है ना, इसको 5 मिनट बाद हम कवर करेंगे। अब बात आती है न्यूट्रिशन के टाइप्स में। अब बात आती है न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए।
ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स ये सब फिर से चलेंगे एक बार, और एक बार मैं बायोमॉलिक्यूल में भी पढ़ाऊँगा। तो ये क्या है कि अब हमें बात आती है न्यूट्रिशन के टाइप्स। न्यूट्रिशन के टाइप्स, अगर कहीं पे आपको वर्ड दिखे ट्रॉप्स, तो ट्रॉप्स का मतलब यही होता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में क्या है कि न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो प्रकार हैं, देखिए ध्यान से समझिए। एक क्या होते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बना रहा हो, उसको मैं ऑटोट्रॉप्स कहूँगा। क्या कहूँगा? यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन, फूड मटेरियल खुद से तैयार करता होगा तो उसे मैं क्या कहूँगा? ऑटोट्रॉप्स कहूँगा। यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहेगा, यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा, उसे मैं क्या कहूँगा? हेटेरोट्रॉप्स नाम दूंगा। हिंदी में इनको स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी, यानी खुद से पोषण करना। और इनका मतलब क्या होता है? परपोषी। पर का मतलब ये होता है कि दूसरे। ठीक है। अब बात आती है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बना रहा है तो दो तरीके से बनाएगा ना। ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप हैं वो देखिए। पहला टाइप्स है इनमें कि ये फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप पे कहीं पे समझ में आए, फोटो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अगर सनलाइट की प्रेजेंस में या लाइट एनर्जी का यूज़ करके बनाए, उसे मैं फोटो ऑटोट्रॉप्स कहूँगा। फोटो का मतलब ही यही होता है लाइट। क्या होता है? लाइट। यानी मैं क्या कहूँगा कि सिंथेसिस ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है। लाइट एनर्जी का यूज़ करके अगर कोई भी भोजन बन रहा है तो उसे मैं क्या कहूँगा? फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। अब बात आती है हमारे दूसरे नंबर पे कीमो ऑटोट्रॉप। क्या आती है? कीमो ऑटोट्रॉप्स आती है। कीमो का मतलब क्या है? केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस का मतलब आप क्या समझते हैं? ठीक है। अब बात आती है कि इनकी डिफिनीशन भी वही लिखेंगे हम, सिंथेसिस ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। किसी केमिकल एनर्जी के प्रेजेंस में अगर खाना बना रहा है, भोजन बना रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? कीमो ऑटोट्रॉप्स कहलाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि इनमें एग्जाम्पल क्या हैं। तो इनके एग्जाम्पल जो होते हैं वो देखिए ध्यान से। इनके एग्जाम्पल क्या है हमारे लिए? जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट जो होते हैं इनके पास क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये क्या है? हमारे क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, तो मैं ग्रीन कलर से पेन से लिख भी रहा हूँ ना। तो ये क्या है कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं इनके पास क्या होता है कि एक पिगमेंट पाई जाती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल की मदद से क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, और ये लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? हमारे केमिकल एनर्जी, यानी ग्लूकोज बना रहा है ना। अब बात आती है कि कीमो ऑटोट्रॉप्स में। कीमो ऑटोट्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या हैं कि जैसे कि सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम सिंपली सल्फर बैक्टीरिया कह लें। ठीक है। आयरन बैक्टीरिया भी होते हैं ऐसे ही। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्या होती हैं? सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। ये किसके हम बता रहे हैं? ये केमिकल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं ना। केमिकल एनर्जी क्या होता है? उनकी बॉडी के अंदर केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं, उनका यूज़ करके ये क्या करते हैं कि फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। फिर उसके बाद आता है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरो का मतलब हमने क्या कहा? डिफरेंट। और ट्रॉप्स का मतलब हमने क्या समझा है? न्यूट्रिशन। यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे, डिपेंडेंसी शो करे,
उसे मैं क्या नाम दूंगा, हेटेरोट्रॉप्स नाम दूंगा। हेटेरोट्रॉप्स में भी पहला एग्जाम्पल अगर आता है तो यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ इनके टाइप्स ना। तो इनके कितने टाइप्स होते हैं ध्यान समझिए, इनके टोटल 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सेप्रोफाइट, क्या होता है कि सेप्रोफाइट, या फिर इसको हम कहते हैं सेप्रोबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्रोबायोटिक कहते हैं। तो इनमें क्या याद रखना है कि सेप्रोफाइट्स में क्या होते हैं कि इनको हिंदी में हम मृतोपजीवी भी कहते हैं, लेकिन आपको याद नहीं रखना। सेप्रो का मतलब होता है कि सड़े गले पदार्थ पर, पुट्रीफाइड जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पुट्रीफाइड। पुट्रीफाइड का मतलब क्या होता है कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनके ऊपर अगर क्या है कि जिंदा है ये, तो ये क्या कहलाएंगे, सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। बहुत सारे हेटेरोट्रॉपिक फंगस वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो सब के सब कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सेप्रोफिटिक होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे आप, हम बैक्टीरिया या फंजाई, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, सेप्रोफाइट्स हैं। फिर उसके बाद आता है पैरासाइट्स। क्या आता है, पैरासाइट। एक होता है सेप्रोफिटिक, एक होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, इनको हम हिंदी में कहते हैं परजीवी। क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। परजीवी का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। पर का मतलब अभी हमने क्या बताया था, दूसरे। जीवी का मतलब होता है जीवित ऑर्गेनिज्म। जब कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंसी शो करता है तो वो क्या कहलाता है, पैरासाइट्स कहलाता है। हमने क्या कहा, जब कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके अपनी खाना पीना सब कुछ क्या करता है कि पूरा का पूरा जीवन यापन करता है, उसे मैं क्या कहूँगा, परजीवी कहूँगा, ठीक है। तो पैरासाइट किसे कहेंगे हम, एग्जाम्पल इनके इम्पोर्टेंट है ना। एग्जाम्पल क्या है कि बहुत सारे क्या हैं कि ये आप बहुत मिसकरेज या फिर न होइएगा, मिसगाइडेंस ना होइएगा। बहुत लोग ये बताते हैं कि जो मच्छर होते हैं वो हमें जो काटते हैं, ब्लड हमारा लेते हैं, वो एक प्रकार के क्या हैं, पैरासाइट्स हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं, मच्छर पैरासाइट्स कभी नहीं होते। क्या, मच्छर कभी भी पैरासाइट्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं पैरासाइट्स हो सकते, क्योंकि क्या है कि जो मच्छर होते हैं वो जो हमारा ब्लड लेते हैं वो नरिशमेंट के लिए नहीं लेते हैं। ये क्या करते हैं, एक लेइंग के लिए करते हैं, अंडे देने के लिए करते हैं। यानी वो अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए जो अंडे देते हैं उनमें हमारा ब्लड यूज़ करते हैं। बात समझ रहे हैं। हमारे अंदर प्लाज्मोडियम जो होता है, अंदर प्रोटोजोआ एक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, वो हमारे लिए क्या है, पैरासाइट्स है। वो हमारे अंदर रहता भी है, हमारा भोजन भी ले लेता है, हमें नुकसान भी पहुंचाता है। ये सारे के सारे क्या हैं, प्लाज्मोडियम। इनका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लाज्मोडियम। ये पैरासाइट्स हैं हमारे, ठीक है। पैरासाइट्स हमारे लाइस वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। इंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट, 2 तरीके के होते हैं। पैरासाइट कितने तरीके के, 2 तरीके के। एक बॉडी के अंदर रहे उसको हम क्या कहेंगे, इंडो पैरासाइट। जो बॉडी सरफेस पे पाई जाए उसको मैं क्या कहूँगा, एक्टो पैरासाइट। अब बात आती है कि प्लाज्मोडियम जो है वो हमारा इंडो पैरासाइट्स है, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल हमारे लिए है, तीसरा टाइप से, सॉरी ये एग्जाम्पल नहीं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड क्या है, थर्ड वन इज होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रकार का न्यूट्रिशन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जानवर करता हो, यानी न्यूट्रिशन लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जानवर जैसा, जानवर जैसा मतलब क्या होता है, एक सामान्यतः प्राणी के अंदर क्या होता है, उनके अंदर क्या होता है कि फूड को ग्रहण करने के लिए एक क्या होती है कि जगह पाई जाती है जिसको हम माउथ कहते हैं। वहाँ से हम लोग इनटेक करते हैं, प्रॉपर उनका डाइजेशन होता है, प्रॉपर उनका एब्जॉर्प्शन होता है। और जहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाए या सही तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाए, उसी अनडाइजेस्टेड फूड का एलिमिनेशन होता है। बेसिकली 4 प्रोसेस अगर हो रहे हैं हमारे प्राणी के अंदर तो हम क्या कहेंगे, ये होलोजोइक है। एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, जो एक सामान्यतः एक एनिमल्स करता हो, उसे हम न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन।
हम बार बार कह रहे हैं, इनके बेसिकली कितने स्टेप होने चाहिए? ये 4 स्टेप होने चाहिए। कौन कौन से? इंजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंजेशन होना चाहिए। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड मटेरियल। माउथ कैविटी के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, किसी भी फूड का इनटेक करते हैं, तो उसे मैं क्या कहूँगा? इंजेशन कहूँगा। फिर उस दूसरा प्रोसेस आता है हमारा डाइजेशन। दूसरा प्रोसेस हमारा क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है कि कोई भी फूड मटेरियल डाइजेस्ट होता है। ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन होना। क्या होना? एब्जॉर्प्शन होना। और बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ फूड ऐसी होती हैं जो जिनका डाइजेशन नहीं हो पाता, उनके लिए क्या होता है कि एक होता है इजेशन। क्या होता है? इजेशन। कंपेयर न करना इनसे, या फिर इजेशन और एक्सक्रेशन में डिफरेंस है। क्या बोला हमने? इजेशन और एक्सक्रेशन में डिफरेंस है। एक्सक्रेशन में क्या होता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का क्या होता है, बॉडी से एलिमिनेशन होता है, जबकि इसमें फीकल मैटर क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो बाहर आते हैं हमारी बॉडी से। ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, इसे हम इंजेशन कहेंगे। तो ये हमारे टाइप्स चल रहे थे ना। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, हमने न्यूट्रिशन के बहुत सारे टाइप्स बताए। न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के बताए, जो अपना भोजन स्वयं बना लें। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब हमने क्या बताया? सेल्फ। और न्यूट्रिशन, ट्रॉप का मतलब न्यूट्रिशन। और हेट्रो का मतलब हमने क्या बताया? डिफरेंट। हेट्रो का मतलब हमने क्या नाम बताया? डिफरेंट। तो हमने क्या लिखा? जो अपना भोजन दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हो रह करके करे तो उसे हम हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे। फिर ऑटोट्रॉप्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो का मतलब लाइट, ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब न्यूट्रिशन। जो अपना भोजन स्वयं तो बना रहा है लेकिन लाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बना रहा होगा, उसे हम क्या कहेंगे? फोटो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स किसे कहेंगे? केमिकल एनर्जी का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं? फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बना रहा है लेकिन केमिकल एनर्जी का यूज़ करके बना रहा है, तो मैं उन्हें क्या कहूँगा? कीमो ऑटोट्रॉप्स। फिर उसके बाद हेटेरोट्रॉप्स के में हमने टाइप्स बताए, 3 टाइप्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, होलोजोइक होते हैं। सेप्रोफाइट का मतलब हमने क्या बताया कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी सड़े गले मरे हुए पदार्थ पर अपना भोजन क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है, उसको मैं क्या कहूँगा? सेप्रोफाइट्स कहूँगा। जिसके एग्जाम्पल हमने बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह बता दिया। फिर उसके बाद आता है कि पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में हमने क्या बताया कि जब कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहे अपने नरिशमेंट के लिए, उसे मैं क्या नाम दूंगा? पैरासाइट्स कहूँगा। होलोजोइक में हमने क्या कहा कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सामान्यतः प्राणी, जानवरों, एनिमल की तरह क्या करता है? न्यूट्रिशन लेता हो, पहले प्रॉपर इनटेक करता हो फूड मटेरियल्स को, फिर उसके बाद क्या करता है? डाइजेशन करता हो, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता हो, फिर उस अनडाइजेस्टेड फूड का एलिमिनेशन करता हो, तो उसे मैं क्या नाम दूंगा? यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब हो जिनके पास, कह सकते हैं आप। ठीक है। पूरा का पूरा डाइजेशन सिस्टम बना हो, जैसे हम लोग। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ही लोग हैं। ठीक है। ह्यूमन बींग्स में होलोजोइक होता है। इनमें हमारे अंदर क्या होता है? प्रॉपर माउथ कैविटी पाई जाती है, फिर एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, स्टमक पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन पाया जाता है, जहाँ पे डाइजेशन की प्रक्रियाएं होती हैं, फिर एब्जॉर्प्शन की भी प्रक्रियाएं होती हैं, माइक्रोविलाई वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड क्या क्या होता है? एलिमिनेशन हो जाता है, उसी को हम क्या नाम देंगे? होलोजोइक। होलोजोइक में हमसे अच्छा एग्जाम्पल किसी का नहीं है ना। तो ये क्या होता है? हमारा न्यूट्रिशन यहाँ पे समाप्त होता है। अब फूड मटेरियल्स के बारे में आते हैं। तो फूड मटेरियल्स में जो एनर्जी देते हैं उनके बारे में हम आते हैं ना। तो ये आप नोट डाउन करते रहिए, फिर हम मिटाते रहे ना। चलिए ये मिटा दे रहे हैं हम। आई होप साथ साथ आप लिख भी रहे होंगे। ठीक है। अब चलते हैं हम फूड की तरफ। हमने कहा कि फूड से एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी कैसे मिलेगी? ध्यान से देखिए। एनर्जी के लिए क्या है? बेसिकली हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है, एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास प्रोटीन है।
ठीक है। तीसरा क्या है, फैट है। अब क्या करनी है कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कितनी मिलती है, प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है, फैट से कितनी एनर्जी मिलती है, हमें ये बतानी है। उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक चीज़ बतानी होगी जिसको हम कहते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, कैलोरीफिक का वैल्यू ना लिख करके एनर्जी वैल्यू लिख लें। क्या लिख लें, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या एनर्जी वैल्यू। ठीक है, यानी क्या है कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ये ध्यान से देखिए, इसको समझते हैं हम। ग्रॉस का मतलब क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है ये चीज़ें जल्दी किसी को क्लियर नहीं हो पाती। हम आपको एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और आई होप इससे बेटर तो कोई नहीं हो पाएगा, समझा पाएगा। आप ध्यान से समझिए, डिफिनीशन कैसे बनाई जाती है वो मैं बताने जा रहा हूँ। हमने क्या कहा कि एक हमने क्या लिया है कि एक एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ, ध्यान समझिए। एक हमने बॉक्स लिया, बॉक्स को हम कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमेट्री। ठीक है, कैलोरीमेट्री का मतलब होता है कि एनर्जी नापने वाली ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें क्या होता है आइडियल कंडीशन में। मैं ये बता रहा हूँ, ये मैं आइडियल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, आइडियल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। आइडियल कंडीशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे हर चीज़ एकदम आइडियल तरीके से रखी जाए ना। केमिस्ट्री में आप लोग बहुत आइडियल चीज़ें रख रहे होंगे। तो होता क्या है कि अगर मैं 1 ग्राम, ध्यान समझिए, अगर मैं 1 ग्राम फूड लेता हूँ, क्या किया हमने, 1 ग्राम फूड में, और ये बात याद रखनी चाहिए इस मटेरियल में, इस कंटेनर में ऑक्सीजन बहुत ही प्रचुर मात्रा में हो, यानी सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या मैं बोला कि इस एक्सपेरिमेंट में या इस बॉक्स में क्या होनी चाहिए कि ऑक्सीजन बहुत ही अच्छे अमाउंट में होनी चाहिए रिस्पिरेशन करने के लिए, जाहिर सी बात कह लो। ठीक है, 1 ग्राम फूड में को डाइजेस्ट करने के बाद, तोड़ने के बाद, डिग्रेडेशन करने के बाद जितनी एनर्जी हमें मिलती है, हमने क्या कहा, 1 ग्राम फूड में को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जितनी एनर्जी हमें मिलती है उसी को हम क्या नाम देंगे, 1 ग्रॉस वैल्यू। ध्यान समझिए, ग्रॉस वैल्यू किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ, क्या बोला हमने, कंबस्टन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड। 1 ग्राम ऑफ फूड का कंबशन करने पर जितनी एनर्जी हमें मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, चलो हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। ये क्या होती है कि ये ग्रॉस वैल्यू कितनी होती है, किसकी, कार्बोहाइड्रेट की जो होती है वो 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। ध्यान समझिए, 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम फूड को तो कंबसन करने के लिए जितनी एनर्जी मिले, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हमें एनर्जी कितनी मिलेगी, 4.1 किलो कैलोरी। ठीक है, अब बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन में जो एनर्जी हमें मिलेगी वो 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम मैं प्रोटीन लूँगा तो उनसे हमें एनर्जी कितनी मिलेगी, 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम। इतनी एनर्जी हमें मिलनी है। ये डाटा आपको याद करना है किसी भी तरीके से, रट करके। इतना आसानी समझा रहे हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम ट्रिक बता देंगे कैसे याद करना है। फैट से हमें एनर्जी कितनी मिलती है,
फैट से जो हमें एनर्जी मिलती है वो 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम मैं फूड मटेरियल्स लूँगा कार्बोहाइड्रेट का, तब हमें कितना एनर्जी मिलेगी 4.1। 1 ग्राम मैं प्रोटीन लूँगा तब कितनी एनर्जी मिलेगी हमें 5.65। इस बॉक्स के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, रखेंगे तब। अगर मैं फैट लूँगा तो 9.45 किलो कैलोरी मिलेगी 1 ग्राम फैट्स को तोड़ने के लिए। ये क्या हो गई, ये ग्रॉस वैल्यू हो गई। ये कैसी वैल्यू हो गई, ग्रॉस एनर्जी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब बात आती है फिजियोलॉजी वैल्यू। क्या आती है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू। लॉजी वैल्यू नहीं, फिजियोलॉजिकल वैल्यू। कहोगे सर जी ये वैल्यू वो वैल्यू अलग है क्या? हाँ, बहुत अलग है। ये आइडियल कंडीशन की बात थी। एक आइडियल कंडीशन के लिए हम इतना बताते हैं और एक हमारी बॉडी को कितनी चाहिए वो मैं बता दूं। कहोगे सर जी ये तो बॉडी की ही तो बता रहे थे। ना ना, ये बॉडी की नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं एक आइडियल कंडीशन की मैं बता रहा हूँ। इतनी एनर्जी मिलती है अगर आप कुछ न करें तो। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। आपको समझिए कि आप एक बाइक खरीदने जा रहे हैं। अब बाइक के शोरूम में गए और आपको एक सुंदर सी महिला आकर के पूरे बाइक के बारे में बताने लगी। आप लोग ध्यान से सुनते भी हैं, क्योंकि अगर सुंदर महिला है तो सुनेंगे तो ज़रूर ही। बाइक चाहे जो भी दे दें वो, लेकिन उसकी बातें आप बहुत ज़रूरी सुनेंगे। क्या है कि वो क्या बताती है, पूरी तारीफ़ कर देती बाइक की कि वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी आपको, और 1 लीटर अगर आप तेल डालेंगे तो 100 किलोमीटर जाएगी। उसने क्या बताया कि मैं बाइक की माइलेज बताई। बाइक की माइलेज कितनी बताई, ध्यान समझिए। उसने कहा कि मान चलिए 95.4 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल डालने पर, ठीक है। उसने क्या कहा कि सर जी मैं जो आपको बाइक दे रही हूँ उसमें क्या है कि 95 किलोमीटर आप चले जाएंगे अगर 1 लीटर अगर आपने तेल डाला तो। कहोगे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम लोग विश्वास भी कर लेते हैं क्योंकि इतनी सुंदर महिला है तो झूठ बोलेगी नहीं। तो ये क्या है कि अगर ये हम बात बता रहे हैं कि ये 1 लीटर तेल डालने पर ये 95 किलोमीटर जा रही है, वो बहुत डेसिमल वगैरह लगा करके बताती हैं ताकि उनको सामने वाले को भी लगे कि हाँ ये एक्यूरेट वैल्यू बता रही हैं। और हम वही हम बाइक ख़रीद करके लाते हैं, और ख़रीद करके बाइक लाते हैं तो हम लोग यहाँ पे चलाने जाते हैं तो पता चलता है कि वो 60 का भी माइलेज नहीं दे रही है, 60 किलोमीटर पर लीटर का भी माइलेज नहीं दे रही है। तब तो आपको कंप्लेंट करना चाहिए कि बाइक वाले इंश्योरेंस वाले पे या फिर बाइक की कंपनी वाले पे कि भैया ये क्या थीमा दिया कचड़ा आपने तो यहाँ बहुत अच्छे से बताया था 95 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे तो 60 का भी माइलेज नहीं दे रही है। तो उसमें क्या होगा, वो आपको बताएगा कि सर जी जो हमने चेकिंग की थी वो चेकिंग की थी आइडियल कंडीशन पे। हमने क्या किया था, शोरूम के अंदर ही आराम से 1 लीटर तेल डाला, और तेल डालने के बाद क्या किया कि गाड़ी स्टार्ट की और 1 2 3 4 फोर्थ गियर में लगा करके गाड़ी छोड़ दिया, और ये कांस्टेंट स्पीड से वो चल रही है। ना कहीं पे धक्का लग रहा है उसे, ना कहीं पे गड्ढा आ रहा है, ना कहीं वो ब्रेक मार रहा है, यानी किसी भी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से या कांस्टेंट एक्सेलरेटेड चीज़ों से क्या कर रहा है, वो चल रहा है। यानी एक्सेलरेटर हमने ऐंठ दी और आराम से जितना किलोमीटर वो चल गया, कैसे मानेंगे कितना किलोमीटर चल गया, यानी फ्यूल ख़त्म होने के बाद गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। यानी 1 लीटर तेल डालने के बाद हम वो चेकअप कर लेते हैं कि कितना किलोमीटर तक गया। तो उस समय हमने देखा था कि ये 95.4 किलोमीटर चल चुका था। कहोगे ऐसा क्या हुआ कि हमें ले जाने में इतना किलोमीटर क्यों आ गया? तो वो डायरेक्ट कहेगा आपके यहाँ का रोड सही नहीं है सर, ठीक है, आपके यहाँ के चलाने का तरीका सही नहीं होगा, आप बार बार ब्रेक मार रहे होंगे। तो कहोगे सर जी ब्रेक तो मारेंगे ही अगर ट्रैफिक पड़ रहा है या फिर ब्रेकर पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं हवा में लेके जाएंगे। तो वही चीज़ें होती हैं कि हमारी फिजियोलॉजी में हम अपने वर्क के ऊपर क्या करते हैं, एनर्जी को लेते हैं। हमारा जैसा वर्क होता है वैसे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी, यहाँ पे किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, न तो गड्ढा आ रहा था,
ना किसी भी प्रकार का ट्रैफिक आ रहा था, तब तो ये इतना चल गई। और अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो इतनी चीज़ें होना ज़रूरी है। सड़कों पे अगर गड्ढा नहीं मिला तो आप इंडिया में नहीं हैं, और अगर ट्रैफिक नहीं मिल रही है तो समझो इंडिया में नहीं है, और ट्रैफिक का रूल एंड रेगुलेशन अगर तोड़ नहीं रहे तो इंडियन नहीं है। तो यानी क्या है कि ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी बॉडी के लिए हमारे हैं, यह हमारे कैसी है, आइडियल कंडीशन के लिए। अगर मैं बात करूँ फिजियोलॉजिकल वैल्यू की मैं बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू अलग आएगी, बोलिए, प्रोटीन अलग आएगा हमारे लिए, और क्या आएगा, फैट अलग आएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी जो मिलती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलती है, इतनी एनर्जी मिलती है। प्रोटीन से सेम वही चीज़ें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलती है, और हमारे फैट से जो होती है वो 9 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलती है। यानी ये 5.65 से कितना आ गया, 4 पे आ गया। ये 4.1 से कितना आ गया, 4 आ गया, और ये 9.45 से आ गया कितना, 9 पे। यानी ये फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है जितनी हमें एनर्जी चाहिए। आप समझ रहे हैं? यानी क्या है कि ये एनर्जी मैं बात कर रहा हूँ ये ग्रॉस लेवल पे, और एक फिजियोलॉजिकल वैल्यू पे हम ले रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आगे हम चलते हैं टाइप ऑफ फूड में। कहाँ पे आते हैं, टाइप ऑफ फूड। हमारे फूड के कितने टाइप्स हैं ना, तो टाइप ऑफ फूड हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ फूड हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।